चलिए भाई, नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। करें आज की क्लास स्टार्ट। चलिए भाई, कल अपने इंट्रोडक्शन कर लिया था भाई, ठीक है। और जिनको इंट्रोडक्शन नहीं मिला वो थोड़ा सा और देख ले, जो पुराने वाले हैं वो थोड़ा सा और देख ले। क्या पढ़ाने वाले हैं अपने? राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में अपने पास 4 टॉपिक रहने वाले हैं जी। कल हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। प्रॉपर क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिन्होंने टॉपिक नहीं लिखे वो लिख लें। बाकी उम्मीद करता हूं कि सबके पास अपना अपना प्रिंट वाला रिजल्ट आपके पास सिलेबस होगा। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान में सामान्य परिचय, ठीक है जी। यही टॉपिक अपने आज स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद में जस्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है जी भौतिक प्रदेश। कौन सा भाई? भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश के जस्ट बाद में हम करने वाले हैं अपवाह सिस्टम वाला, अपवाह तंत्र करने वाले हैं। अपवाह तंत्र में हम मुख्यतः क्या पढ़ने वाले हैं भाई? जो भी आ जाए, नदी आ जाए, झीलें आ जाए, और ये आ गया है तो जाहिर सी बात है कि क्या आ जाएंगे, बांध भी आ जाएंगे, है ना। ये सारी चीजें अपने एक साथ ही पढ़ लेंगे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो नदियों के संदर्भ में या इसके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो हम सब पढ़ लेंगे। जैसे कि कोई सभ्यता आ गई, है ना। हो सकता है कि आपके सिलेबस के अंदर सभ्यता नाम का एक टॉपिक है भाई ना, किसमें? कल्चर में। और उसमें आपको 2 से 3 दे रखी है, 3 से 4 दे रखी है। सिर्फ 2 सभ्यताएं दे रखी है। कितनी सभ्यताएं दे रखी हैं? संख्या में तो सिर्फ 2 ही दे रखी है ना। अब अपने को 2 ही को रटना है, और रटना वास्तव में 2 को ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रटना भाई। याद करना है, रटना एक बात है। इसके अलावा जितनी भी सभ्यताएं हैं वहां से भी प्रश्न आपको आ सकता है, लेकिन वो प्रश्न आएगा कहां से? वो ये प्रश्न आएगा कहां से? नदी से आ सकता है। कहां से? क्योंकि नदी के संदर्भ में ऐसे आ सकता है कि नदी के किनारे कौन सी सभ्यताएं हैं। जैसा कि सर ने आपको पढ़ाया होगा, जितनी भी सभ्यताएं हैं सारी की सारी जलाशयों के और नदी के पानी के सोर्स के आसपास बसी है, सारी की सारी, है ना। तो इसीलिए नदी के आसपास जितनी भी सभ्यताएं उसकी भी बात अपने साथ के साथ करते जाएंगे। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तब हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और लास्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है भाई? जलवायु रहने वाला है। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुख्यतः कोपेन का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। कौन सा भाई? कोपेन का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। अब मैंने पहले बताया है आज आपके पास शीट नहीं है, शीट मिल जाएगी जाते टाइम, तब तक थोड़ा धैर्य रखना है। जो भी आप लोगों को इसमें करवाया जाए, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके नोट्स में नहीं होंगी, वो आप घर पे जाके इसको क्या करोगे? ऐड करोगे। और जैसा कल बताया था, एक साथ ही लिखेंगे, एक शीट में होना चाहिए, है ना। 4 से 5 प्रश्न आने वाले हैं, सिर्फ ओनली फॉर, बस इतने ही आने वाले हैं। और कल हमने एक पहला क्वेश्चन याद किया था। क्या वो प्रश्न याद है आप लोगों? चलिए प्रश्न पूछ ले, उत्तर आ जाएगा। बताइए राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने हैं? 41 हैं। बताइए वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7 है, ठीक है। जिले कितने हैं भाई? 41। वर्तमान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान। वर्तमान बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट बोले तो जो चल रहा है ना। हाँ, संभाग कितने? 7। चलिए, अब यहां पर कईयों का ये प्रश्न होगा। देखिए भाई, आप सभी साइंस से हो, पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं आप लोगों को, आपके बार बार माइंड में आएंगी। इससे अच्छा है कि वो पहले क्लियर हो जाए तो अच्छी रहती। कईयों का रहता है सर भूगोल कितने टॉपिक है? सर 4 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? सर 4 ही टॉपिक है बस, ओनली फॉर 4 टॉपिक है ना। देखिए, अब इस 4 टॉपिक में कितना समय लगना चाहिए? 4 दिन में लगना चाहिए। 4 दिन में मतलब काली सल्ट जाए तो फिर भाई 1 दिन तो पहले लगा दिए, आज हो गया, ये हफ्ता तो क्लियर हो जाएगा सर। फिर ऐसा नहीं होता। 4 टॉपिक में उतना समय लगेगा जितना इसको लगना चाहिए, जितना इसको भाई। सही बात तो यही है ना। अब आपको सर परिचय तो हमें 1 दिन में करवा दो, मैं करवाने को तो 1 दिन में करवा दूंगा, पर फिर आपको भौतिक प्रदेश समझ में नहीं आएगा। फिर भौतिक प्रदेश भी आपको 2 दिन में करवा दूंगा, फिर आपको अपवाद सिस्टम समझ में नहीं आएगा। फिर अपवाद सिस्टम 3 दिन में करवा दूंगा, तो अपवाद सिस्टम फिर आपके पास जलवायु बचेगी। जलवायु पे चाहे 4 दिन लगा दें चाहे 5 दिन लगा दें, फिर आपको जलवायु समझ में आने वाली नहीं। इसीलिए ध्यान करना, ये जो समय सीमा बढ़ रही है ना, इस समय सीमा को उल्टा लेके चलना है। क्या लेके चलना है? उल्टा लेके चलना है। यानी आपको यहां पर समय लगने वाला है। कहां लगने वाला है?
परिचय में आपको समय लगने वाला है, उसके बाद में यहाँ पर जो समय लगना है ना वो समय की कटौती है, यहाँ पर लगने वाला समय फिर कम हो जाएगा और यहाँ पर लगने वाले समय में आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे। यानी कि जैसा कि क्षेत्र की विशेषता के बारे में भौतिक प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ अपने पास एक क्लासिफिकेशन और सिर्फ वर्गीकरण बचने वाला है कि कहाँ पर कैसा कैसा है। ठीक है, ये जियोग्राफी का भी एक मापदंड होता है, भी हमने ऐसे पढ़ना है, मैंने एक खाका बता दिया। अब कईयों के माइंड में ये नहीं रहे कि सर परिचय को चलते 2 दिन हो गए अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, है ना। तो ध्यान करना है, जितनी अपने पास क्लास है उसी के सीमा के अंदर क्या करेंगे अपने करने वाले हैं। चलिए अभी करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। चलिए, वैसे आज की क्लास जो प्रॉपर स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है अब भाई। चलिए भी, राजस्थान के मैप से कल आप इससे भली भांति परिचित हो चुके हो भी। ठीक है, कितने जिले? हाँ, मैं बार बार पूछूंगा, पहले बता रहा हूं। संभाग कितने? 7। ये किसकी बात हो रही है? वर्तमान की बात हो रही है। सीधा प्रश्न पूछा जाए तो वो सही नहीं है। चलिए भाई, अब इसमें से हमें सिर्फ उतने ही जिले याद करने हैं जितने मैप में दे रखे हैं, और इसमें से भी वो इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए अब हमारे पास मापदंड पूरा तैयार है और एग्जामिनर के पास भी अच्छा खासा समय है। आपके प्रश्न पत्र जो बनेगा वो अपडेट ही बनने वाला है, ये आप माइंड में अभी से बिठा लो। चाहे आपका कल्चर पढ़ रहे हो, चाहे आप अपनी हिस्ट्री पढ़ रहे हो, यहाँ पर पढ़ने के बाद में खुद अपडेट आप अपने नोट्स में खुद कर सकते हो, यदि किसी टीचर ने आपकी क्लास ऑलरेडी पहले लगा रखी है तो। और कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंज हुआ है वो हुआ है राजस्थान में स्थान विशेष, और कुछ भी नहीं है। जो पहले हिस्ट्री पढ़ रहे थे वो भी वही है, कल्चर भी वही है और जियोग्राफी भी वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जियोग्राफी चेंज नहीं हुई, कई कह रहे हैं सर जियोग्राफी चेंज होगी। जियोग्राफी तो वही है, वही जलवायु है, वही सब कुछ वही चल रहा है। सिर्फ क्या चेंज हुआ है? स्थान विशेष चेंज हुआ है, और ये अपनी अपनी कॉपी में साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएंगे जहां भी आप पढ़ते हो भी ना, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं भी आप करते जा रहे हो अपने कल्चर और हिस्ट्री में। अपने बात मुख्यतः किसकी है? किसकी बात है भाई? जियोग्राफी। अब देखिए, इसमें जो हमारे पास है ना 9 नए जिले हैं भी। कितने जिले हैं? 9 जो है ना नए जिले हैं, इनको अच्छे से याद करना है भाई। ये बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, पढ़ाऊंगा तो बाद में, अभी चालू करेंगे। इन 9 जिलों को अच्छे से याद करना है। इन 9 जिलों को अभी मेंशन कर लो। सबसे जो नया जिला बना है एक तो कौन सा बना भाई? कोटपूतली बहरोड बना। ये लिखने की जरूरत नहीं, आप लोगों को लिखा लिखाया मिलेगा, जहां पर लिखना वही चालू करेंगे, है ना। एक बना है जी कौन सा? खैरथल तिजारा। एक कौन सा? सरडीग बिना। 2 से 3 तो यही बन गए, है ना। एक बना कौन सा? डीडवाना कुचामन बना है। अच्छा, एक कौन सा बना? फलोदी बना है ना। फलोदी का बहुत दिनों से असमंजस रहा कि इसके साथ लगता है या नहीं लगता, तो ये इसके साथ लगता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में। ठीक है, जरूर लगता है, क्योंकि जैसलमेर की एक नोखा तहसील है जो इसके फलोदी के साथ ली गई है, बस वहीं से इसका कारण है साथ लगने का। बात करेंगे जब अपने पढ़ेंगे तब। कौन सी बात है आगे? ब्यावर है। और कौन कौन सा जिला? बालोतरा। बालोतरा अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता रखता है। जब भी अपने बाड़मेर को पढ़ते हैं, चाहे नदी के संदर्भ में पढ़े चाहे कल्चर के संदर्भ में पढ़े, ये प्रश्न आने का देखो एग्जामिनर बना कहां से सकता है प्रश्न, है ना। बालोतरा अपने आप में बहुत सारी विशेषताएं रखता है, और बालोतरा अब की बार जिला है। बालोतरा अब की बार क्या है? जिला। इसलिए स्थान विशेष से संबंधित जितनी भी बातें आप पहले बालोतरा को याद करते थे ना, वो अब थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना भाई, है ना। यहां से प्रश्न बनने के आसार है। अच्छा, और कौन सा जिला है भाई हमारे पास? कौन सा? सलूम्बर जिला है। कौन सा? सलूम्बर जिला है ना। सलूम्बर एक रियासत भी हुआ करती थी पहले, यदि आपको याद हो, किसी आपने पढ़ा हो तो, है ना। जितनी भी विशेषताएं हैं याद कर लेना, है ना। पहले ऐसे पूछा जाता था कि ये जो रियासत थी अब वर्तमान में किस जिले से संबंधित है, पहले ऐसे प्रश्न पूछा जाता था। अब की बार खुद ये क्या है? एक जिला है। अब की बार खुद ये क्या है? जिला है। तो ऐसी बातें क्या रखनी है अभी थोड़ी सी ध्यान करनी। कितने जिले हो गए? काउंट करें। 4, 5, 6, 7 और 8। एक कौन सा बचा? अरे एक और बचा ना। अरे 33, 8 क्यों? 33 और 8। कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, और भी है कि नहीं? इतने थे। अरे ऐसे कैसे? ये अशोक गहलोत वाला जादू कैसे चल गया, है ना। अशोक गहलोत ने कितने किए थे? 33। 33 में कितने जोड़ दिए थे? 19। होने कितने चाहिए थे? क्यों? अरे 33 और 19 कितने होते हैं? 52 होते हैं। लेकिन अशोक गहलोत जी का जादू चला, ये बने कितने थे? 50 से बने थे, क्योंकि इसमें 2 जिले ऐसे थे जिनको तोड़कर बनाया गया था। एक तो जोधपुर और एक जोधपुर ग्रामीण, है ना। एक जोधपुर ग्रामीण, और एक कौन सा था?
जयपुर और जयपुर ग्रामीण, क्योंकि जयपुर और जोधपुर ऑलरेडी जिले थे, उनको नए में काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ डिवाइडेशन किया था उसी का। चलो इसकी बात करेंगे भी 8 है या 9 अभी तक आ जाएंगे, जो जो हमारे पास है वही अपने आप आ जाएंगे, कहीं भी भागने की जरूरत है नहीं। चलिए भी यहां से होता है हमारा क्या भी राजस्थान का भूगोल स्टार्ट, और सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं भी राजस्थान शब्द की। देखिए राजस्थान शब्द के बारे में पहले बता देता हूं, जो बच्चे आज नए आए, राजस्थान शब्द हमें मूलतः कभी भी डायरेक्ट रूप से कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ था प्राचीन समय में। पहले बहुत सारे इस राजस्थान क्षेत्र के लिए अलग अलग नामों से जाना जाता था, किसी ने राजस्थान क्षेत्र को किसी नाम से जान दिया तो किसी ने किसी नाम से जान दिया, लेकिन हम उनकी बात सिर्फ उन्हीं की करने वाले हैं जिनका वास्तव में कोई प्रमाण है, जिनका वास्तव में कोई प्रमाण है। ये प्रश्न हमने कल कर लिया था अभी, है ना, आज और कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से क्लास चल रही है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख कहां से मिला? चित्तौड़गढ़ मिला। बताइए चित्तौड़गढ़ यदि ऑप्शन में नहीं होगा तो एग्जामिनर को कौन सा ऑप्शन देना चाहिए? सिरोही देना ही पड़ेगा, वरना वो प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्राचीनतम की बात करें, लेकिन वो यदि वो निम्न में से पूछ ले तो देखो प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, वो हमने कल भी बात कर ली थी, है ना। अब ये नए आज जो आए वो बिल्कुल ही नहीं घबराएं, कल वाली सारी बातें रिपीट करेंगे अपने, है ना। हाँ, सबसे पहले हमारे पास मिला था कौन सा अभी? गोसुंडा शिलालेख। कहां से मिला? चित्तौड़गढ़ से, है ना। ये पूछा जाता है अभी कहां से मिला? चित्तौड़गढ़ से। अब ये चीजें यहाँ पर जो आपके पास मिस लग रही है ना, जो मैं लिख रहा हूं, ये चीजें आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई होंगी, ठीक है। यदि कहीं पर कोई मिस है और आपको यहाँ पर मिले कि कुछ नया लिखा है या हमारे काम का है, हो सकता है कि चलती क्लास में कुछ नया पॉइंट याद आ जाए तो वो अपने साथ के साथ ऐड करते जाना। अच्छा, कौन से रूप में मिला था गोसुंडा शिलालेख में? राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? राजस्थानीय के नाम से जाना जाता था। कौन से भाई? राजस्थानीय के नाम से, है ना। यहां से एक प्रश्न और बनाएंगे, है ना। कब मिला था भाई? 532 ईस्वी में, ये याद करना है। और यदि 532 ईस्वी नहीं पूछा जाए तो विक्रम संवत कौन सा आएगा बताओ? कितना आएगा? 500 विक्रम संवत, इतना याद करना, ठीक है। ये अच्छे से बातें याद करनी है। ईस्वी को विक्रम संवत में पूछा जाता है, विक्रम संवत को ईस्वी में पूछा जाता है। जो आज आए हैं वो थोड़ा सा देख ले भी। हमारे पास कोई भी ईस्वी का सन होता है, यदि हमें उसमें किस में बदलना हो भाई? विक्रम संवत में बदलना हो, तो बताइए कितना ऐड करते हैं? +57 ऐड करते हैं। आप इतना अच्छा से सीख चुके हो। और यदि विक्रम संवत को वापस किस में चेंज करते हैं? ईस्वी में चेंज करते हैं, तो कितना माइनस करते हैं? 57 करते हैं। और भी बहुत सारे सन हैं जो आप क्या करते रहते हो? चेंज करते रहते हो, है ना। तो ये अच्छे से क्या कर लेना है भाई, अपने को याद कर लेना है ऐसी बात में, ठीक है। चलिए भी बढ़ जाते हैं आगे। गोसुंडा शिलालेख के बाद में हमारे पास एक शिलालेख और आता है अभी, कौन सा? बसंतगढ़ शिलालेख। आप भली भांति परिचित हो बसंतगढ़ शिलालेख से। कहां से मिला? खिमल माता के मंदिर से और सिरोही, ये याद अच्छे से याद रखना। कौन से रूप में राजस्थान को लिखा गया था इस शिलालेख में? राजस्थान द्वितीय के रूप में। किसके रूप में भाई? राजस्थान द्वितीय के रूप में मिला था। राजस्थान द्वितीय के रूप में मिला था। कब मिला था? 625 ईस्वी में। बताइए विक्रम संवत बताइए। 686, हाँ 82, शाबाश, है ना। ऐड कर लेना भाई, आपका जोड़ घटाओ अच्छा होगा, उम्मीद करता हूं मैं। 682 विक्रम संवत। अब किसी का नहीं पल्ले पड़ रहा, जो नया है, तो भैया घटा लेना, जोड़ लेना भाई। कितना? 57। गलती करने से अच्छा है कि हम क्या कर लें, इसको अच्छे से कर लें। तो 682 ये जोड़ना है भी, क्योंकि हम ईस्वी से क्या बना रहे हैं? विक्रम संवत बना रहे हैं। और एक बात आप बता सकते हो क्या, आपको याद भी है, ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है ये कौन सी प्रथा से संबंधित था? दास प्रथा से संबंधित था। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, दास प्रथा से संबंधित, है ना। कुछ बातें ऐसी जो हमारे लिए डायरेक्ट रूप से याद कर सकते हैं हम, जो हमारे लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कल्चर की दृष्टि से चाहे इतिहास की दृष्टि से। हालांकि हम पढ़ा क्या रहे हैं? ज्योग्राफी, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसा स्थान विशेष जो हमारे लायक है, जो हमने याद कर रखा है, वो आपको साथ के साथ प्रोवाइड करवाते जाएंगे। बाकी भैया आप भी थोड़ा सा हेल्प करते रहना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपका भी रेपुटेशन पता लगेगा, ये वाला स्थान विशेष किसी न किसी विशेषता को लेकर चर्चा में है, इसलिए याद करते रहना भाई, है ना। अच्छा सर, ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद में सर 2 पढ़ लिए, रट भी लिए, यहां से प्रश्न कैसा आएगा? यहां से प्रश्न कैसा आएगा? तो प्रश्न सुन लीजिए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है ये वाला कि बताइए राजस्थान शब्द कौन सा भाई? राजस्थान जो शब्द है
अप्रत्यक्ष रूप से। कौन से? अप्रत्यक्ष रूप से। कहां से मिला? कहां से मिला? और यदि वो और भी अच्छा बनाना चाहे तो ये बना सकता है अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान शब्द प्राचीनतम अप्रत्यक्ष रूप से कहां से मिला, तो क्या आंसर मिलेगा? प्राचीनतम लगाएगा वो, शब्दों का खेल है। तो कहां से? चित्तौड़गढ़। कौन सा? गोसुंडा शिलालेख। प्रश्न ऐसा बनेगा। अब आप कहोगे सर हमने पढ़ तो रखा है, लेकिन प्रश्न हमारा कैसा? क्योंकि यहां पर इसने अप्रत्यक्ष एक शब्द काम में लिया है अभी। कौन सा? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष बोलो चाहे प्रोक्ष बोलो, बात तो एक ही है भाई, है ना? वैसे हालांकि तो प्रोक्ष ही होता है। तो वो ऐसा पूछेगा कि प्रोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान में जो शब्द है वो कहां से मिला, तो ध्यान रखना है कौन सा? गोसुंडा शिलालेख। और ये कहां पर है अभी? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। किससे? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। यहां से ऐसा प्रश्न बन सकता है। इतना पढ़ने के बाद में डायरेक्ट प्रश्न पूछे तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन डायरेक्ट आजकल पूछता कौन है? डायरेक्ट नहीं, सब आजकल टेढ़े मेढ़े काम चलते हैं। उसने 41 जिले भी पूछने हैं ना, तो वो तरीके से ही पूछेगा यदि वो अच्छा प्रश्न बनाएगा तो, है ना? तो ध्यान करना है, सब बातों को अच्छे से गौर करते चलना है, ठीक है? अच्छा, इस प्रश्न को करने के बाद में हमारे पास कौन सा आ जाता है भाई? आगे आ जाता है राजस्थान के संदर्भ में। और भी बहुत सारे ज्ञानी थे जिन्होंने राजस्थान के क्षेत्र के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। इसमें से सबसे पहले की बात हम कर लेते हैं, है ना? किसमें? वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए कौन सा शब्द यूज किया भाई? मरुकांता। कौन सा? मरुकांता। मरु शब्द अपने आप में मरुस्थल को दर्शाता है, अपने आप में रेगिस्तान को दर्शाता है, अपने आप में पहाड़ों को दर्शाता है। इसलिए इस शब्द का क्या किया गया? यूज किया गया, है ना? महाभारत काल में भी मरुकांता के नाम से भी इसको जाना जाता था। बहुत सारी बुक्स में ऐसा मिलता है ना? राज्य को जो सर्वप्रथम राजपुताना किसने कहा था भाई? किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था। अच्छा, जॉर्ज थॉमस कौन था? सर ब्रिटिश थे। कौन थे? ब्रिटिश थे। जॉर्ज थॉमस थे ये ब्रिटिश, यानी एक अंग्रेज था। क्या था? एक अंग्रेज था, है ना? चलिए, ये अंग्रेज था। इसने किस नाम से जाना भी राजस्थान को? राजपुताना, है ना? जॉर्ज थॉमस किस क्षेत्र में किया था इन्होंने? क्षेत्र का मतलब किस रूप में किया था? राजपुताना शब्द यदि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए यूज किया था ना, तो राजस्थान के क्षेत्र के संदर्भ में किया था। किसके संदर्भ में? राजस्थान के क्षेत्र के संदर्भ में। आप पढ़ते हो भी सन 1857 की क्रांति पढ़ते हो ना? ये जॉर्ज थॉमस भाई साहब तभी की देन है। कौन है? जॉर्ज थॉमस, है ना? इनको वहां पर अपने इधर बनाया गया था, राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। इसको सिर्फ ये जानकारी लाने के लिए बताया गया था कि आप वहां से पता करके आओ कि वहां पर जो मराठों का चल रहा था, इस समय मराठों का बहुत ज्यादा क्या चल रहा था? राजाओं को लेकर प्रताड़ित करने पर उनसे पैसा ऐंठने का काम चलता था। मराठों का यही काम होता था, है ना? आपको अच्छे से पढ़ रखा हुआ हिस्ट्री में। मराठों का सिर्फ इतना ही काम था कि वो किसी दूसरी रियासत में जाकर राजाओं से उससे क्या मांगते थे? धन मांगते थे। हमें धन दो वरना हम लूटपाट करके ले जाएंगे। तो राजाओं ने उन मराठों से बचने के लिए ही संधियां करना स्टार्ट कर दी थी, जो उनको क्या पड़ गई? भारी पड़ गई। सिर्फ मराठों से बचने के लिए, है ना? वो अंग्रेज कह रहे थे कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे इन मराठाओं से, है ना? उस प्रोटेक्शन के मामले में और इस पूरी जानकारी को लेने के लिए किसको भेजा गया था? जॉर्ज थॉमस को पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेजा गया था, है ना? लेकिन इसको जॉर्ज थॉमस को कहानियों का बड़ा इंटरेस्ट था। इसको किसका? कहानियों का बड़ा इंटरेस्ट था। कहानियों के इतिहास के बारे में बड़ा इसको इंटरेस्ट था, है ना? तो फिर इसके बारे में बाद में जब ये आया, जॉर्ज थॉमस जब आया, है ना? इसका एक भाई और भी आएगा, कर्नल जेम्स टोड, जो कि बाद में क्या कहलाया? राजस्थान के आधुनिक राजस्थान के इतिहास का क्या कहलाया? जनक कहलाया। व्यवस्थित तरीके से और वैज्ञानिक दृष्टि से लिखने का काम वास्तव में किसने किया था? उसी ने किया था, है ना? तो ध्यान करना है कौन सा? ब्रिटिश। अब प्रश्न कौन सा पूछा जाएगा? ये प्रश्न हम कल भी कर चुके थे, लेकिन आज तरीके से क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो वो प्रश्न हम आज भी कर लेते हैं, है ना? तो बताइए, प्रश्न ये है हमारे लिए, है ना? ब्रिटिश काल या फिर मध्यकाल भी लिख सकते हैं, है ना? एग्जामिनर कुछ भी लिख सकता है। कौन सा? ब्रिटिश काल और मध्यकाल। ब्रिटिश काल और मध्यकाल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? किसको? राजस्थान को किस नाम से जाना जाता
है, या जाना जाता था करेंगे तो अच्छा था। किस नाम से भाई? राजपुताना। हमारा एक ही आंसर होगा, कौन सा? राजपुताना। और राजपुताना वास्तव में शब्द दिया किसने था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था ना। ये हम अच्छे से अभी अभी पढ़ चुके हैं भाई। कौन सा ने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। और ये वास्तव में क्या थे भाई साहब? अंग्रेज थे। क्या थे? अंग्रेज थे। ये बातें क्या रखनी है, थोड़ी सी याद करनी, यहां से अच्छा प्रश्न हमारे लिए काम का है। चलिए अभी आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास जॉर्ज थॉमस, चलिए और भी बहुत सारी बातें हमारे किससे? जॉर्ज थॉमस से, वो भी बातें ध्यान करनी। अच्छा, राजपुताना कहा तो कब कहा? 1800 ईस्वी में कहा। कब कहा? 1800 ईस्वी। अब वो यदि अच्छा प्रश्न बनाना चाहे तो विक्रम संवत पूछता है, जो कि आज तक पूछा नहीं है। आपको 57 ऐड करके कर लेना है। लिखित प्रमाण किसने? लिखित प्रमाण कब मिला भाई? 1805 में मिला। कब मिला? 1805 ईस्वी याद करना है। अच्छा, इसकी पुस्तक कौन सी थी भाई? है ना, कौन सी? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। देखो ऐसी ना चीजें आप देख के याद करोगे ना तो थोड़ा अलग, ऐसी चीजें ना आपको लाइनें आपको याद होनी चाहिए भी, ऐसी लाइनें आपको याद होनी चाहिए। कैसे? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। लिखा किसने था? फ्रैंकलिन। किसने लिखा था? फ्रैंकलिन। और मैंने आपको कल ही बताया था, जो ये जो था ना विलियम, किसके साथ फ्रैंक था? जॉर्ज थॉमस के साथ से। किसके साथ है? जॉर्ज थॉमस के साथ, है ना। इसके साथ भी एक वेला बंदा भी था। कौन सा बंदा था? जिसको कोई काम नहीं होता। वो कौन सा होता है? वेला होता है। और वेले अक्सर क्या करते हैं? प्रकाशन का काम करते हैं। तो ध्यान कर लेना, यहां पर हम लिख सकते हैं कि इस बुक का जो प्रकाशन किया था वो किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। किसने किया था भाई? लॉर्ड वेलेजली ने। अरे वेलेजली, वेले से क्या याद करोगे? लॉर्ड वेलेजली याद करोगे। थॉमस किसके साथ फ्रैंक था? या विलियम किसके साथ फ्रैंक था? जॉर्ज थॉमस के साथ में। अच्छा, वेला बंदा कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। क्या काम किया था? प्रकाशन का काम किया था। लिखने का किसने काम किया? विलियम फ्रैंकलिन किया। ये 3 से 4 बातें सिर्फ और सिर्फ इस बुक से याद करनी है आपको। क्या से? इस बुक से, है ना। यदि पूछ लिया जाए राजपुताना शब्द किसने दिया तो जॉर्ज थॉमस ने दिया। इतनी बातें आपको याद कर लेनी है। क्या कर लेनी? इतनी बातें याद कर लेनी। इसके बाद में इसका एक और भाई आया, वो कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड था। कौन आया? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान को सर्वप्रथम यदि राजस्थान और रायथान और रजवाड़ा शब्द के बारे में किसी ने बताया तो वो कौन था? कर्नल जेम्स टोड था। कौन था? कर्नल जेम्स टोड, है ना। और वास्तव में ये जो भाई साहब थे ना, इन्होंने राजस्थान के इतिहास को बदल के रख दिया। राजस्थान के इतिहासकार जितने भी हुए हैं उसमें से सबसे और सबसे बढ़िया इतिहासकार कौन हुए हैं? यही हुए, क्योंकि इन्होंने राजस्थान के इतिहास को बड़ा ही क्या लिखा था? सिस्टमेटिक तरीके से और वैज्ञानिक दृष्टि से लिखने का यदि श्रेय यदि किसी को जाता है ना राजस्थान के इतिहास का, तो वो किसको जाता है? कर्नल जेम्स को टोड जाता है। ये पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे, है ना। और इनको कहानियों का भी बड़ा इंटरेस्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर जब ये आए तो राजाओं ने अपने पुरखों के बारे में नहीं इतना जाना था जितना कि इस भाई साहब ने जान लिया। राजाओं को पता नहीं था कि हमारे पूर्वज कैसे थे, है ना। तो जब इसने पूरी की कहानी बताई, उनके पिछोकड़ के बारे में जो पूछना चालू किया, तो राजाओं को लगा कि वास्तव में यार अपने में दम तो है। अपने तो मराठों से ऐसे ही डर रहे हैं, अपने तो मराठों से ऐसे डर रहे हैं क्योंकि अपने पूर्वज ऐसे थे, इतना मतलब शक्तिशाली, है ना। चाहे बल को लेकर हो, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, है ना। तो तब जागरूकता आई थी कि इसमें राजाओं में, है ना। इसके पीछे का भाई बहुत बड़ा योगदान है किसका? कर्नल जेम्स टोड का, है ना। इसके बारे में और भी बहुत सारी कहानी सुनते हैं अपने, है ना। इसके एक घोड़ा भी हुआ करता था, है ना, और इसको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं। वो सब आप इतिहास में पढ़ते हो, हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के संदर्भ में क्या कहा और कब कहा और क्यों कहा, इतना ध्यान करेंगे। राजस्थान को सर्वप्रथम राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, ये 3 शब्दों से पुकारा किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान जो शब्द था ना, ये तो किसके लिए यूज किया? राजस्थान के क्षेत्र के लिए यूज किया। भी किसमें? क्षेत्र के लिए यूज किया था। अच्छे से याद करना। रायथान जो शब्द था, जो हमने कल भी बात की थी, कहाँ के? राजस्थान के राजाओं के लिए यूज किया था। किसके लिए?
राजस्थान के राजाओं के लिए रायथान कहा था। रजवाड़ा जो शब्द यूज किया था कर्नल जेम्स टोड जी ने, वो किसके लिए? यहाँ के राजाओं के दरबारों के लिए किया था। और ये प्रश्न पूछा जाता है अभी, किसके लिए किया गया था? दरबारों के लिए किया गया था। रजवाड़ा शब्द हम कल भी थोड़ा सा आपसे हिंट ले रहे थे, राजाओं का नहीं ध्यान करना है, कौन सा याद करना है? दरबारों के लिए याद करना है। इतनी बातें तो हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे, दोबारा रिपीटेशन हो गई है। जो आज नए बच्चे आए हैं, है ना, वो भी थोड़ा सा अच्छे से देख पा रहे हैं भी। चलिए भी, अच्छा अब आप बताइए कि कर्नल जो जॉर्ज थॉमस था, उसने राजस्थान को किस नाम से पुकारा था भाई? किसके नाम से? राजपुताना के नाम से। क्या आप बता सकते हो कि मध्यकाल और ब्रिटिश काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता है? राजपुताना के नाम से जाना जाता था, है ना। अच्छे से याद करना है, बस इतनी बातें यदि आपको याद रह जाती हैं तो और इसमें कुछ भी नहीं बचता। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, कहानी अभी भूगोल की आने वाली है। अरे अभी भूगोल नहीं चल रहा, अभी तो सिर्फ क्या चल रहा है? हिस्ट्री चल रही है राजस्थान के शब्द को लेकर। चलिए, कर्नल जेम्स टोड की एक बुक थी, कौन सी भी? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, है ना। कब? 1829 में। हिंदी अनुवाद किसने किया था इसका? लिखित प्रमाण जो मिलता है ना ये शब्दों का, वो कहां पर मिलता है? वो इस बुक में ही तो मिलता है। और ये बुक कब? 1829 ईस्वी में लिखी गई थी, है ना। और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? G.H. ओझा ने। बस इतना याद करना है अभी। कौन सा? G.H. ओझा बोले तो कौन सा भी? पंडित गौरी शंकर हीराचंद हिज, ये लो, इतना याद करना है ना। और एग्जामिनर और भी आगे बढ़ जाता है, आजकल पढ़ना स्टार्ट कर दिया सबने। बताइए इसका संबंध किस से था? सिरोही से था। कहां से था भी ये? इसका संबंध सिरोही जिले से। पूछा जाता है सिरोही में भी कहां से? कौन सा गांव? रोहिड़ा गांव। कौन सा गांव? रोहिड़ा गांव से संबंध है किसका? G.H. ओझा का। ये 2 से 3 प्रश्न कई बार इतिहासकार से पूछ लिए जाते हैं, तो हमें साथ के साथ पढ़ते जाना है जो जो हमारे काम के हैं। कैसे? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहां से? सिरोही से संबंधित हैं। और सिरोही में कौन से गांव से? रोहिड़ा गांव से। और रोहिड़ा एक क्या है? पुष्प है। रोहिड़ा एक गांव भी तो है ना। हाँ हाँ, वो भी पढ़ेंगे, अपने प्रतीक में पढ़ेंगे। चलिए, इस प्रकार से हमारे पास ये था हमारे पास जॉर्ज थॉमस, और एक कौन से थे? कर्नल जेम्स टोड। तो 2 को अच्छे से अपने क्या रखना है भाई? याद करना है भाई। क्या करना है? 2 को अच्छे से याद करना है। यहां तक 2-4 बातें और सीख लो, फिर जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड के बारे में जो भी हम मुख्य बातें हैं वो थोड़ा सा और भी पढ़ लेंगे। चलिए भी, हमारे पास नोट पॉइंट ये रहता है, पीछे ये प्रश्न आया हुआ था किसी परीक्षा के अंदर, बडोली के मंदिर कहां पर? रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में। ये प्रदूषण के लिए फेमस थे भी। अब कहेंगे सर प्रदूषण के लिए कैसे कोई फेमस हो सकता है? यानी कि प्रदूषण के मामले में ये जो मंदिर थे ना रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, इसके रूप में क्या हो गए? फेमस हो गए। अच्छा, कौन सी नदी के किनारे? यदि रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में है तो रावतबाटा कहां पर है? चंबल नदी पर है। ऐसा तो हमें डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए, चंबल नदी पर है ना, ऐसे याद करना। इन मंदिरों को श्रेय में प्रकाश में लाने का श्रेय वास्तव में जाता किसको है भाई? कर्नल जेम्स टोड को हो जाता है। कर्नल जेम्स टोड को जाता है। अच्छे से याद करना है ये पॉइंट, है ना। पूछा जाता है कि बडौली के मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय वास्तव में किसको जाता है? तो किसको जाता है भाई? कर्नल जेम्स टोड को जाता है। तो कर्नल जेम्स टोड और जॉर्ज थॉमस के बारे में हमने मोटी मोटी सी क्या कर ली? बातें पढ़ ली। और भी 2-4 बातें हैं, जैसे कहीं आप अपने लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, है ना। वैसे तो आप पढ़ते रहते हो। जॉर्ज थॉमस वास्तव में थे कहां से? मूलतः कहां के थे भाई? हाँ, ब्रिटिश थे। जॉर्ज थॉमस थे, लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं भी। जॉर्ज थॉमस, हो सकता है आपकी शीट में नहीं हो। जॉर्ज थॉमस मूलतः कहां के थे भाई? अरे मूलतः कौन से देश से थे? आयरलैंड से थे। कौन से थे? आयरलैंड। स्कॉटलैंड से था, लेकिन वो कर्नल जेम्स टोड था जी। कौन से थे? आयरलैंड से थे। हाँ, दोनों मित्र थे, आते जाते रहते थे, चाय पानी पीते रहते थे, हैं। ऐसा भी आपको इतिहास में पढ़ाते हैं, हम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना याद करना। कौन सा? जॉर्ज थॉमस, है ना। अच्छा, जॉर्ज थॉमस जब राजस्थान में आए थे तो कहाँ से प्रवेश किया था? राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में प्रवेश। हालांकि ये बातें पढ़ानी नहीं चाहिए जियोग्राफी के साथ, पर इसके साथ अटैच हैं तो साथ के साथ पढ़ा देते हैं। कल को कोई प्रश्न आ जाए, है ना, कल्चर वाले सर दावा करें कि हमने पढ़ाया था, जी नहीं, हमारा पढ़ाया हुआ है ना, वो प्रश्न हमारा है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से किया था? शेखावाटी सर, शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी क्षेत्र कौन सा है भाई? बस इतना ज्ञान है तो वो आपको जिला भी पूछना नहीं चाहता, वो सिर्फ इतना ही पूछना चाहता। चलिए भी, एक जो
भाई साहब आए कौन से? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास की छवि को बदल कर रख दिया था, जिस तरीके से इन्होंने लिखा था, है ना। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड मूलतः कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के भाई? स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के इलिगिस्टन शहर से थे। कौन से? हाँ, इलिगिस्टन शहर से। बस 2-4 बातें याद करनी है, इतनी याद करनी है। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड को और किस नाम से जाना जाता है भाई? घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है ना। 2-4 बातें और भी याद कर लेनी है। किस नाम से? घोड़े वाले बाबा। जब ब्रिटिश सरकार को पता चला कि इसने वहां के क्षेत्र की जानकारी लेने की बजाय इसने वहां पर इतिहास लिखना चालू कर दिया है, वहां पर इसने इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया है, तो तब इस भाई साहब को वापस बुला लिया गया था। क्या कर लिया गया था? वापस बुला लिया गया था, है ना। और वापस बुला लिया गया था, तब फिर इसने जाते टाइम अपना एक जो इसके पास जितने भी अभिलेख लिखे हुए थे, एक कौन सा अभिलेख यदि आपको याद आ रहा हो तो मान मौर्य अभिलेख, वो जाते टाइम किस में लिखा था? किस में फेंक दिया? समंदर में फेंक दिया। और समंदर में फेंकने के पीछे का कारण कुछ भी हो सकता है, प्रमाणित थोड़ी ना है। हो सकता है कि, और पहले जो लेख लिखे जाते थे ऐसे तो है नहीं कागज पन्नों पर लिखे जाते थे, पहले पत्थरों पर लिखे जाते थे। और ऐसा तो था नहीं भी आपको हेलीकॉप्टर से लेके जाएं, पानी के जहाज़ों से जाया जाता था किसी एक देश से दूसरे देश में, यही व्यवस्था थी। अब बहुत सारा पत्थर लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है भैया जहाज डूब भी सकता है। तो इस मामले में क्या किया उस भाई साहब ने, जान बचाने के चक्कर में उसको भी डालना पड़ता है। बाकी इतिहासकार इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक मत यही कहता है ना। हाँ, और आप सभी साइंस से हो, आप सभी समझदार भी हो। चलिए, घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। कर्नल जेम्स टोड को जो अच्छा प्रश्न बनता है, जो हमारे लिए काम का होता है, इसको क्या बोलते हैं भाई? राजस्थान के इतिहास का जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक क्यों कहा जाता है? ब्रैकेट में लिख लेना। सबसे पहले यदि वैज्ञानिक दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? वैज्ञानिक दृष्टि से लिखा था इन्होंने। किससे? वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास लिखा। इतिहास लिखा। अपने सभी साइंस से हैं, एक एक शब्द की खाल की बाल निकालते हुए चलेंगे, घबराने का नहीं, ठीक है। ये 2 से 3 से 4 पॉइंट आपको इन दोनों से याद करना है। अक्सर इनसे प्रश्न बनता रहता है, तो ये हमें याद होने चाहिए, है ना। पढ़ क्या रहे हैं भाई? सर राजस्थान का क्या पढ़ रहे हैं? भूगोल पढ़ रहे हैं। इसको नहीं बोलना, कहीं हिस्ट्री में चले जाओ। कईयों को तो आनंद थोड़ा सा ऐसे कि सर हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री नहीं चल रही, क्लास किसकी चल रही है? भूगोल की चल रही है। ये थोड़ा सा याद करना है भाई, वर्तमान में मानव चेतन में रहना है थोड़ा सा, ठीक है। इस प्रकार से हमें याद करना है। इसके बाद में हमारे पास आता है ये जो राजस्थान शब्द को लेकर चल रहे हैं, अभी तक हम चर्चा जितनी भी कर रहे हैं ना, जितनी भी हम चर्चा अभी तक कर रहे हैं, वो किसको लेकर कर रहे हैं? राजस्थान शब्द को लेकर कर रहे हैं अभी तक। अभी हम वर्तमान स्वरूप तक पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे। राजस्थान शब्द को लेकर कर रहे हैं कि किसने कब क्यों कहा और कैसा कहा, सिर्फ इतना याद करते आ रहे हैं। इतने पॉइंट हमने अभी तक पढ़ लिए। अब और पढ़ लेते हैं हमारे संवैधानिक तौर पर, है ना, जो कि बिल्कुल सही। संवैधानिक मान्यता कब दी गई राजस्थान नाम को? कब दी गई? 26 जनवरी 1950। क्या हुआ था इस दिन अपने भारत देश में? संविधान लागू हुआ था। इतना तो सबको याद है। यदि संविधान लागू हुआ तो संविधान में लिखी हुई जितनी भी चीजें थी ना, साथ के साथ वो भी क्या हो गई? लागू हो गई। और संविधान में राजस्थान के लिए राजस्थान ही लिखा हुआ है ना। तो इसलिए ये प्रश्न यहां से बनता है कि राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब दी गई? तो याद करना है 26 जनवरी 1950। और उम्मीद करता हूं ये आपको याद भी होगा, इतना बड़ा इवेंट था अभी, है ना, 26 जनवरी 1950। अच्छा, राजस्थान के नाम का सुझाव जो था इस क्षेत्र के लिए किसने दिया था? कौन सी समिति ने दिया था? तो याद करना है पी सत्यनारायण राव समिति। जानते हो क्या इस समिति को अच्छे से, है ना। आप इस समिति को और भी अच्छे से जान पाते यदि आपके राज्य व्यवस्था होती, है ना। बहुत बड़ा योगदान है भी हमारे संविधान में और हमारे स्थान विशेष को लेकर जानकारी देने में, प्रयास देने में।
जब भी किसी सरकार को, कोई सी भी सरकार हो चाहे, जब भी किसी सरकार को किसी मामले में कोई डिसीजन लेना होता है तो पहले एक कमेटी, समिति बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? समिति बनाई जाती है। उस समिति को बहुत सारी शक्तियां दे दी जाती हैं और बहुत सारा काम दे दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाएं और हमें सिफारिश करें कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, है ना। तो उसी संदर्भ में ये भी संविधान के निर्माण के दौरान बनाई गई एक समिति थी। तब इसने सिफारिश की, सुझाव दिया कि संवैधानिक राजस्थान जो शब्द है वो इस क्षेत्र के लिए बेटर रहेगा, है ना, अच्छे से। अच्छा, इस समिति के अन्य सुझाव भी थे भाई। कौन सी समिति के? पी सत्यनारायण राव समिति के। इतना सुझाव नहीं था कि राजस्थान शब्द ये तो था हमारे काम का, लेकिन अन्य सुझाव कौन कौन से थे कि राजस्थान के अंदर जो न्याय विभाग है वो कहां पर बनाया जाए? जोधपुर में बनाया जाए, है ना। और शिक्षा विभाग कहां पर हो? बीकानेर है। बस इतना याद करना ना कि बीकानेर वाले क्या हैं, हाँ, बस इतना याद कर लेना। चलिए, इसके बाद की कहानी, कुछ पॉइंट और भी हैं इस पी सत्यनारायण राव समिति के, जैसे वन विभाग कहाँ? कोटा में। ये सिर्फ याद करना भी हमें, है ना। अपने पास खनिज विभाग कहाँ पर? उदयपुर में। और कृषि विभाग कहाँ पे रखा जाए? भरतपुर में रखा जाए। और राजस्व मंडल अजमेर। ये सबको याद होगा, क्योंकि अजमेर था जब प्राचीन समय में, जब ये सारी घटनाएं घट रही थी, तब अजमेर एक बिल्कुल सेंटर में था। इसलिए अंग्रेजों ने भी सेंटर पर ही नियंत्रण करना सबसे पहले चाहा था, है ना। तो ये जो क्षेत्र था ना, ये इस मामले में प्रशासनिक दृष्टि में अच्छा खासा विकसित हो गया था, है ना। तो तब इस पी सत्यनारायण राव समिति ने भी कहा था कि इसी को ही क्या बनाया जाए? राजस्व मंडल बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, है ना। मैंने पहले बताया था, भी लिखना नहीं है, आपके पास लिखा हुआ मिलेगा, आप सिर्फ समझने का प्रयास करें। कल से आपके पास प्रॉपर शीट पहुंच जाएगी, तो कल आप इसको साथ के साथ करते रहेंगे। हमारे पास दोबारा लिखने का कोई समय नहीं बचेगा, क्योंकि देखो जी, टाइम पर चले हैं तो टाइम पर सिलेबस भी होना जरूरी है, आपकी परीक्षा नजदीक है। जितनी बातें मैं यहाँ से बता पा रहा हूँ, आप सब लोग समझ तो पा रहे होगे। ये तो नहीं है कि मैं इधर से फेंक के जा रहा हूँ उधर से, है ना। तो ध्यान करना, सिर्फ एक ही कान खुला रखना है बस, क्यों एक बंद रखना है, क्योंकि इधर से आए और इधर नहीं जाने का। एक बंद रखो, एक ही खुला रखो। चलिए, तो ये था पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति। अच्छा, राजस्थान का राज्य के रूप में निर्माण जब नहीं हुआ था, तो तब राजस्थान था वो आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले की बात करें तो कितनी रियासतों में बंटा हुआ था? 19 रियासतों में। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने। और एक कौन सा? केंद्र शासित प्रदेश। आप ये इतिहास में भी पढ़ते हो सर, इसकी भूगोल में कहाँ जरूरत पड़ी? भूगोल में इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि पहले ये खंड थे, फिर वर्तमान में धीरे धीरे और चेंज आया और चेंज आया, और वर्तमान में इतना चेंज आया कि जिले कितने हो गए? 41। संभाग कितने हो गए? बस इतना याद करना है ना, ये प्रश्न भूलने का नहीं। अच्छा, 19 रियासतों के नाम तो हम नहीं लिख पाएंगे, इतना बड़ा और हमारे काम के भी नहीं है। बताइए ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे? नाम बताइए, शाबाश। नीमराना, वेरी गुड, क्या बात है। कौन सा? नीमराना। एक कौन सा था? लावा था। कौन सा? लावा। कहां पर है? टोंक। कहां पर था? टोंक। अच्छा, एक और था, कुशलगढ़ था। कौन सा गढ़ है? कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहां? बांसवाड़ा। कुशलगढ़ कहां भाई? बांसवाड़ा, है ना। इतना तो हमें याद है अभी। कौन सा? नीमराना। अच्छा, ये पहले किस में हुआ करता था भाई? अलवर में हुआ करता था, लेकिन इसने वर्तमान में अपनी जगह चेंज कर ली। नीमराना जो क्षेत्र है वो वर्तमान में किस में चला गया भाई? कोटपूतली बहरोड में चला गया है। कौन से में? कोटपूतली बहरोड में चला गया। कोटपूतली बहरोड एक अलग से जिला है ना, उसमें चला गया है नीमराना क्षेत्र। इसलिए मैंने पहले बताया था, जो स्थान विशेष हमारे काम का है, जो किसी मामले को लेकर चर्चित है, यदि उसकी कोई जगह चेंज हुई है या उसने खुद अपनी एक विशेषता बना ली है, तो उसको क्या रखना है? याद करना है भाई, है ना। हाँ, कोई पॉइंट छोड़ना नहीं है। अच्छा, लावा कहाँ? टोंक में था। और इसके बाद में हमारे पास कुशलगढ़ कहाँ भाई? बांसवाड़ा, है ना। बांसवाड़ा, इतना क्या रखना है? याद करना है ना। वैसे इसके सन की बात करें तो कब था भाई? 1826। इसकी बात करें तो 1867 में, और इसकी बात करें तो 1868 में, है ना। ये सारी बातें भी आप लोग पढ़ चुके हो, यहाँ लिखना चाहो तो लिख लेना, है ना। बाकी आप लोगों को सिर्फ ये 3 पॉइंट ही याद करने हैं। किसकी दृष्टि से? भूगोल की दृष्टि से। बस इतनी बातें क्या रखनी है? याद करनी। अच्छा, एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका तो नाम बता ही सकते हो। कौन सा था भाई? राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था आजादी के समय, बताइए कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा भाई? अजमेर मेरवाड़ा। खुल के बताओ भाई, ऐसे नहीं यार।
अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ये 3 क्षेत्र थे। अपने पास क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश जिसका कंट्रोल कौन करता है, सेंटर करती है। कौन करता है, सेंटर करता है। और सेंटर वास्तव में पहले कौन था, ब्रिटिश सरकार थी, इसलिए उन्होंने अजमेर पर भी अच्छा खासा कंट्रोल कर रखा था। बाकी सब रियासतों को, अलग अलग राजाओं को क्या कर दिया था, सौंप दिया गया था, है ना, कुछ अधिकारों के साथ, है ना। उस चीज को क्या रखना, थोड़ा सा याद करना। तो अभी तक हमने सिर्फ इतने याद किए। बताइए ठिकाने कितने, 3। बताइए तीनों के नाम। निमराना वर्तमान में कहाँ, कोटपुतली बहरोड में। बताइए अगले का नाम, लावा कहाँ पर था, टोंक पर। आगे कुशलगढ़ वर्तमान में कहाँ है, बांसवाड़ा में। इतने याद करने भी ना, सन आप लोग अच्छे से याद कर चुके हो हिस्ट्री और कल्चर में। चलिए इन सभी को इकट्ठा करके क्या बना दिया गया था, राजस्थान का क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, है ना। और इस निर्माण के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। जब एकीकरण हुआ था, क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। इन सभी रियासतों को इकट्ठा करने के पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको आजकल किसके नाम से जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ना। हमने उनके योगदान को भी नहीं भूलना है, इसलिए इसको याद कर लेना है। अच्छा खासा प्रयास किन्होंने किया था एकीकरण का, ऐसा नहीं है कि केवल और केवल राजस्थान के एकीकरण का प्रयास किया, उन्होंने पूरे भारत के अंदर जितने भी क्षेत्र फैले हुए थे जो कि किसी मामले में असमंजस में थे कि हमें भारत में रहना है या हमें भारत से बाहर जाना, उन सभी मामलों में सरदार वल्लभ भाई पटेल और इसके साथ बहुत सारे और भी सदस्यगण थे जिन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। और लास्ट में हमारे पास राजस्थान का भी एक एकीकरण निकलकर बाहर आया। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में, सर 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। एकीकरण पढ़ चुके हैं आप लोग, पढ़ चुके हैं ना, बहुत अच्छी बात है। अतः कितने में, 8 और 7 कितने होते हैं, अरे 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 कितने होते हैं, 15। 15 में से ये घटा दे तो 14। बस इतना याद करना है, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, इतना याद करना है। हो सकता है कि डायरेक्ट याद ना रहे, थोड़ा सा अपने आप ही कर लिया करो भाई ना। हमने ऐसे याद किया था, आप लोगों को ऐसे याद करवा दिया है, बाकी आपकी इच्छा है कैसे याद करते हो, है ना। कौन सा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। किसकी बात कर रहे हैं, 7 चरणों की। किसका एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण, है ना। चलिए अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जब ये टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो सर एकीकरण के चरणों के बारे में बताइए। तो हमारे जो काम का है, थोड़ा सा सुन लीजिए अभी, हमारे जो काम का है वो है राजस्थान का एकीकरण। एकीकरण है भी राजस्थान का एकीकरण, लिखना चाहो तो लिख लेना, राजस्थान का एकीकरण। ये पॉइंट हो सकता है आपके उसमें नहीं, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ अभी, 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में, 7 चरणों में हुआ। ये सबको पता है ना, 7 चरणों। तो इन 7 चरणों की कोई तारीख भी तो होगी। कितने चरणों में, 7 चरणों में। इन 7 चरणों की कोई तारीख भी होगी। तो अब यदि किसी को तारीख याद है तो बहुत अच्छी बात है, यदि किसी को तारीख याद नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं। सिर्फ आपको कितने सन याद करने हैं, 4 सन याद करने हैं। वैसे तो कितने, 7 याद करने वाले हम, कितने, 7। लेकिन 7 में हमें और समय सिर्फ और सन कितने याद करने हैं, 4 सन याद करने हैं, है ना। तो वो 4 सन कौन कौन से हैं, सबसे पहला है हमारे पास 1948। कौन सा, 1948। 1948 को याद करने के बाद में याद करना है, 1948 के बाद क्या आता है भाई, 1949 ही आता है। अच्छा बताइए 1949 के बाद क्या आता है, सर 1949 के बाद तो क्या आता है, 50 होता है, तो 50 भी याद कर लेंगे। 1949 के बाद में क्या आता है, अरे 1950 के बाद में क्या आता है, हाँ वैसे सर 51 भी आता है, 52 भी आता है, 53 भी आता है, 54 भी आता है, 55 भी आता है, लेकिन याद क्या रखना है, 56 याद करना है। कौन सा याद करना है भाई, 56 याद करना है ना। हाँ तो क्या याद करना है भाई, 1956। बस ये यदि 4 सन आपको याद है ना तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर सकते हो। किसको भाई, एकीकरण के चरणों को अच्छे से याद करना। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पर काम की चीज़ है और मैं आप लोगों को वहाँ तक लेके जाना चाह रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। हालांकि ये आप अच्छे से पढ़ चुके हो, कईयों को याद भी है तो बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखें भाई, हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। चलिए राजस्थान के एकीकरण में 1948 में, कितने में, 1948 की बात है। कितने, 1948 की। इसमें 3 तारीख याद करनी, कितनी, 3 तारीख। कौन सी भाई, सबसे पहले शाबाश बताइए जिनको याद है, 18 मार्च की बात करें। अच्छा 18 मार्च, मार्च के बाद में क्या आता है, मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल आता है ना। अरे मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल आता है, लेकिन अप्रैल से पहले भी क्या आती है, 25 मार्च आती है। ऐसे याद करना भी आपको। मार्च के बाद में क्या आता है,
अप्रैल आता है, और अप्रैल के बाद में, अप्रैल से भी पहले कौन सी आती है, 25 मार्च आती है। तो अप्रैल कौन सी, 18 अप्रैल। बस ये 3 तारीख याद करनी। मुझे लग रहा है कि 1948 के तीनों सन याद होगी। और मजे की बात ये है कि हमें पहले चरण की तारीख याद होगी, दूसरे चरण की तारीख याद होगी, और तीसरे चरण की तारीख भी क्या होगी, याद होगी। 3 तारीख हमें कौन सा, नहीं 18 मार्च, 18 मार्च ही मिलता है, 18 मिलता है। बहुत सारी बुक्स में बहुत सारा मिस्टेक मिलता है, 15 भी मिलता है। जब मैंने पिछली बार पढ़ाया था तब भी एक आंसर आया था 15 मार्च, मुझे याद है। लगभग अपना डाउट रहता है ना, वो एक जैसा रहता है ना। तो ध्यान करें, हमारे पास कौन सा भाई, 18 मार्च, 25 मार्च और 18 अप्रैल, इतना याद करना। 3 चरण, कितने चरण याद हुए, 3 चरण हमारे पास क्या हो गए, याद हुए। अच्छा 49 में यदि ऊपर में 3 हुए तो नीचे कितने पड़े, 2 पड़े। 3 याद करने के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा, 30 मार्च, 30 मार्च, और 30 का आधा कर दे तो 15, और कौन सी, मई, याद करना है 15 मई। ये था हमारे पास भाई चौथा चरण। कौन सा चरण, चौथा। ये कौन सा चरण था भाई, ये 5वां चरण था। ये हमारे पास 5 चरण हो गए, और आप इस चरण को अच्छे से जानते हो। किसको, इस चरण को अच्छे से आप लोग जानते हो, 1950 वाले को जानते हो, अच्छे से नहीं जानते। इस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान की तारीख क्या थी, शाबाश, 26 जनवरी 1950। बताइए कौन सा चरण याद हुआ, 6वां याद हुआ। कौन सा चरण याद हुआ सर, 6वां याद हुआ। बताइए हमारे पास 1956, 1956, 1 नवंबर 1956, ये सबको याद है, ये 1 नवंबर वाला सबको याद है। 1 नवंबर 1956 में बताइए कौन सा चरण भाई, 7वां चरण। तो ये थे हमारे पास कितने चरण भाई, 7 चरण थे, जिनको एक सीक्वेंस में क्रमशः याद करना है हमें। किसमें याद करना है भाई, क्रमशः याद करना है। अब ये 7 चरण जो एकीकरण का हुआ, जब हमने अभी भी बात की कि राजस्थान कितने खंडों में बंटा हुआ था सर, 3 रूप में बटा हुआ था। कितने रूप में, 3 रूप में। 19 तो कितनी थी, रियासतें थी। 19 तो क्या थी, रियासतें थी, और 3 क्या थे सर, ठिकाने थे, और 1 क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। इन सभी को एकत्रित करके क्या बना दिया गया, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप क्या कर दिया गया, तैयार कर दिया। राजस्थान के वर्तमान स्वरूप का मतलब है, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप का मतलब है, इस प्रकार से राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में क्या हो गया, आ गया। यानी कि इसकी बाउंड्री वगैरह सब क्या कर दी गई, क्लियर कर दी गई, जो कि चौथे चरण में ही कर दी गई थी। फिर बाद में हमारे पास 1 नवंबर 1956 को इसको संवैधानिक रूप से क्या हो गया, यहां पर तो संवैधानिक रूप से उसको मान्यता भी मिल गई थी, और यहां पर हमारे पास इसका बिल्कुल वर्तमान जो स्वरूप आज चल रहा है वो भी आ गया था, है ना। हालांकि ये काम 30 मार्च 1949 को भी होता है। तो याद करने हैं भाई कितने चरण है, 7 चरण। सबसे पहले कौन सा याद करोगे, 1948, 1949, 1950, 1956, 18 मार्च। 18 मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल। लेकिन इससे भी पहले क्या आती है, 25 मार्च आती है, इसलिए इसको भी 18 अप्रैल। बस इसे ऐसे याद करना, सीक्वेंस में याद रह जाएगा। 30 मार्च और 30 का आधा 15 मई, चौथा चरण और 5वां चरण। 6वां चरण कौन सा, 26 जनवरी 1950, और लास्ट चरण कौन सा, 1 नवंबर 1956। और इस जो 30 मार्च को बताइए कौन सा दिवस मनाया जाता है, इस 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये सबको याद है ना, सबको अच्छे से याद करना। बताइए 1 नवंबर 1956 को कौन सा दिवस मनाया जाता है भाई, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। अच्छे से क्या करना है, याद करना है। दो प्रश्न अच्छे से याद करने, हमारे लेवल के प्रश्न यही है। ये प्रश्न वैसा ही है जैसा कि बताओ वर्तमान में जिले कितने हैं, 41, संभाग कितने हैं, 7। बस ये ऐसा ही प्रश्न है और डायरेक्ट आ जाता है ना। तो अच्छे से याद करना है भाई, है ना। 30 मार्च और 1 नवंबर 1956। तो सर इतने हमें लिखवाए क्यों, इसलिए लिखवाए क्योंकि इसमें से हमारे लिए 2-4 चरण क्या हैं, काम के हैं। सबसे पहले काम का चरण है जियोग्राफिकली के रूप में कौन सा, चौथा चरण। एक कौन सा चरण, 7वां चरण। इस एकीकरण के दौरान राजस्थान के भौगोलिक को लेकर, राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को लेकर क्या किया गया था, कुछ महत्वपूर्ण एक्सचेंज हुआ है, मतलब महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एक तो चौथे चरण में, एक कौन से, 7वें चरण। इसलिए हमें चौथा चरण भी याद रखना है और 7वां चरण भी याद करना है, क्योंकि ये पॉइंट हमारे लिए एकीकरण से संबंधित तो नहीं हो सकते, लेकिन हमारे लिए भौगोलिक दृष्टि से क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वहां तो आप सिर्फ यही पढ़ते हो भाई, राजा महाराजा कब क्या कुछ, ये सब कुछ ही पढ़ते हो आप लोग, है ना, इतना सब कुछ पढ़ते हैं ना। चलिए ये था हमारे पास चौथा चरण में, है ना। शीट ले लीजिए सभी, ये है हमारे पास चौथा चरण। चौथे चरण में, हाँ मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा प्रसाद। तो आप इधर देखें थोड़ा सा, चौथे चरण में क्या है भाई हमारे पास। चौथे चरण में ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ कि हमें एकीकरण के मामले में इसको याद करना पड़ा।
अभी अभी जस्ट हमने याद किया कि चौथा चरण कब हुआ, 30 मार्च 1949 में। देखो अभी क्लास में एक जना नहीं, क्लास में बहुत सारे बैठे हुए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा आप रिपीटेशन करोगे, भले ही आपको याद है लेकिन क्लास में आप बोलने का, प्रत्युत्तर करने का प्रयास करें ताकि क्लास का माहौल भी बना रहे। ऐसा नहीं है कि सोए पड़े हैं भी, ठीक है चलो भाई होता होगा, चौथे चरण में है, मन ध्यान ही बहुत पहले ही कर गया ये तो, है ना। तो ऐसा नहीं, थोड़ा सा एक्टिव रहना है ना, ऐसा नहीं है कि आप सोए हो। अच्छा, 30 मार्च वाले दिन राजस्थान को किस नाम से, वृहद राजस्थान के, कौन से नाम से भाई, वृहद राजस्थान के नाम से। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन थे जब चौथे चरण में, जब ये वृहद राजस्थान किया गया तो 30 मार्च 1949 को, कौन से लाल, हीरा लाल शास्त्री, है ना, ऐसे याद किया, हीरा लाल शास्त्री, हीरा लाल शास्त्री। अच्छा, राजधानी कौन सी बनाई गई थी, जयपुर बनाई गई थी ना, इसलिए जयपुर, और वर्तमान में भी कहाँ है, जयपुर ही है। तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वर्तमान में जो राजस्थान, जो अपने जयपुर जो राजधानी है, बताइए ये कौन से चरण में निर्धारित कर दी गई थी, चौथे चरण में, और किस तारीख को, 30 मार्च 1949 को एकीकरण के चौथे चरण में इस राजधानी को निर्धारित कर दिया गया था। और इसके पीछे सुझाव किसने दिया था, पी सत्यनारायण राव समिति ने। और प्रश्न आपसे राज व्यवस्था में पूछा जाता है, आपके भूगोल में पूछा जाए नहीं पूछा जाए, वहां ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ पी सत्यनारायण राव, या ऐसा बताओ वर्तमान में जो राजस्थान की जो राजधानी है, बताइए किस समिति के सिफारिश पर बनाया गया था, तो बताया कौन सा, पी सत्यनारायण राव समिति को। ऐसा क्या रखना है, याद करना। अच्छा, पी सत्यनारायण राव समिति ने अभी पहले कुछ और भी बताया था, वो क्या बताया था, संवैधानिक मान्यता किसको, राजस्थान शब्द को, राजस्थान शब्द को, जो कि कब मिली, 26 जनवरी 1950 को, है ना। ऐसा नहीं करना भाई। अच्छा, हुआ क्या, राज्य के रूप में इसकी क्या कर दी गई, सीमा निश्चित कर दी गई, राज्य के रूप में, यानी कि ऐसा जो हमारे पास राज्य जो हमारे पास मिलता है देखने को, इस राज्य की क्या कर दी गई भाई, सीमा निश्चित कर देगी। और राज्य के रूप में क्या पड़ेगी, नींव पड़ेगी। अब सर कहेंगे सर राज्य के रूप में नींव पड़ेगी, राज्य की सीमा निश्चित कर देगी, यानी कि राजस्थान को राज्य का एक प्रकार से दर्जे रूप में आ गया ये काम, किसके रूप में, दर्जे रूप में, कि ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को आज से क्या कहेंगे, राज्य कहेंगे, और इस राज्य की ये वाली क्या होगी, एक सीमा होगी। जब भी किसी को जिला, तहसील, राज्य या देश बनाया जाता है ना, सबसे पहले जो काम किया जाता है वो किया जाता है जी सीमांकन का काम किया जाता है। वर्तमान में चर्चा में भी है सीमांकन, है ना, चल रहा है, पंचायतों को लेकर चल रहा है ना, हाँ बीएलओ भाग रहे हैं। चलिए, सीमांकन किसका, राज्य का। राज्य का सबसे पहले क्या किया गया, सीमा निश्चित की गई, कब, 30 मार्च 1949 को। फिर यदि इसकी सीमा निश्चित कर दी गई और राज्य के सभी मापदंडों को ये पूरा कर रहा था, तो तब ये किसके रूप में नींव पड़ेगी, इसकी एक राज्य के रूप में भी राजस्थान की क्या पड़ेगी, नींव पड़ेगी। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में जो राजस्थान जो राज्य है, इसकी राज्य के रूप में नींव कब पड़ी, तो कब पड़ी, 30 मार्च 1900। कौन से चरण में पड़ी, तो चौथे चरण में पड़ी। प्रश्न कैसा भी हो सकता है, आज तक जो प्रश्न आपका है इतना ही आया कि बताइए चौथा चरण कहाँ हुआ है, ये सबको याद है, 30 मार्च 1949, बस इतना याद करना है और कुछ नहीं। राजस्थान दिवस मनाया जाता है कौन से, 30 मार्च को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 30 मार्च को। अब ये प्रश्न है हमारे लिए कि राजस्थान जो दिवस है वो 30 मार्च को क्यों मनाया जाता है, ये तो हमने रट रखा है, इतनी चीज तो हमने क्या कर रखी है, रट रखी है। इसलिए पढ़ा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान इस तारीख को क्या आया था, अपने क्या राज्य के रूप में क्या पड़ी थी, इसकी नहीं पड़ी, यानी कि राज्य के रूप में आज से इसको क्या कर लिया गया था, एक्सेप्ट कर लिया गया था, किसको भाई, राजस्थान को, है ना। इसलिए 30 मार्च को क्या मनाते हैं, राजस्थान दिवस मनाते हैं। वर्तमान स्वरूप में ये 1 नवंबर 1956 को आया था, जिसकी बात हम कौन से चरण में करने वाले हैं अभी, 7वें चरण में। और 7वें चरण में राजस्थान को अपने वर्तमान के मूल नाम से जाना जाता है, किन से, राजस्थान से। किसके नाम से भाई, राजस्थान। इसमें भी बहुत सारे एक्सचेंज हुए 7वें चरण में, बहुत कुछ क्षेत्र को हटाया गया और बहुत सारे क्षेत्र को बीच में जोड़ा गया, है ना। तो ये अपना पॉइंट निकाल लीजिए इसमें से। चलिए, अच्छा ये कब, 1 नवंबर 1956, सर अभी अभी याद करके आए हैं, कौन सा चरण, 7वां चरण, अभी जस्ट याद किया। अभी राजस्थान को अपने वर्तमान स्वरूप में लाया गया, कौन से में, वर्तमान स्वरूप में। ये प्रश्न हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है अभी,
कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। जो पहले किया गया था ना, राज्य के रूप में नींव पड़ी थी और राज्य की एक सीमा बना दी गई थी कि इतना इतना क्षेत्र एक राज्य के रूप में है, जो कि आज से वृहद राजस्थान के नाम से जाना जाएगा। और वो कौन सा था, कौन सा था, 30 मार्च 1949 और चौथा चरण था, है ना। लेकिन ऐसा करने के बाद में 30 मार्च को बाद में जो राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप में है, जैसा कि हम आज इस प्रकार से देख पाते हैं, इस प्रकार से कटाफटा पतंगाकार, ये जो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है ना, ये वाला कब आया, 1 नवंबर 1956 को। इसलिए ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो सीमा, जो बाउंड्री जो निर्धारित की गई ना राजस्थान की, वास्तव में कि आज से ऐसा सीमा होगा, यहाँ से इतना कटाफटा और यहाँ से इतना कटाफटा, यहाँ से इस कुछ क्षेत्र को इधर मध्य प्रदेश को दे दिया गया, कुछ क्षेत्र वहां से ले लिया गया, कुछ गुजरात से ले लिया गया, है ना। तो एक मैप तैयार कर लिया गया इस प्रकार से, और ये वास्तव में वर्तमान स्वरूप है हमारे किसका, राजस्थान का। और ये काम कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। इसलिए इसी को इस नाम से, किस नाम से, राजस्थान के नाम से जाना। अच्छा बताइए तब जिले कितने थे, कितने जिले थे, 26 जिले थे। बताइए 26वां जिला कौन सा बना था, कौन सा जिला बना था, अजमेर बना था, है ना। 26वां जिला कौन सा बना था, अजमेर बना था। तो ध्यान करना है, एकीकरण के दौरान बनने वाला सबसे लास्ट जिला कौन सा, अजमेर। एकीकरण के बाद सबसे पहले बनने वाला जिला धौलपुर। 2 प्रश्न अच्छे से याद करने, ये एक प्रश्न सबको याद है, कौन सा, ये वाला, हो सकता है पहले वाला याद हो। एकीकरण के लास्ट चरण में सबसे लास्ट बनने वाला जिला कौन सा, अजमेर। हालांकि आज तक का लास्ट नहीं है, आज तक का लास्ट तो अभी है, जो 7 बने 9 बने वो हैं, लेकिन एकीकरण का सबसे लास्ट वाला कौन सा बना था, अजमेर बना। कब बना, 1 नवंबर 1956 को। और ये अपने किस में रूप में आया, राजस्थान के वर्तमान स्वरूप में आया। इसीलिए राजस्थान में क्या मनाया जाता है, स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, कौन सी तारीख को, 1 नवंबर 1956। लिख लेंगे कहीं में। अच्छा बताइए, जब ये जब 7वें चरण में जब राजस्थान को इस मैप को क्लियर कर दिया गया, बताइए तब क्षेत्रफल कितना था, वो तो आज है, उस समय भी क्या था, सेम ही था। इसके बाद में जितना भी घटनाक्रम यदि किसी को तोड़ा या मरोड़ा है ना, ये इसके अंदर ही, बाउंड्री के अंदर ही काम हुआ है, बाउंड्री से बाहर काम इसके बाद में नहीं हुआ, है ना। इसलिए नए जिले बनने से इस स्टेट के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पहले जिले 26 थे, तब भी क्षेत्रफल कितना, 3,42,000 कितना, 239 किलोमीटर। किलोमीटर में ही है ना, हाँ वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग किलोमीटर में। यदि किलोमीटर स्क्वायर कर दे तो भी कोई बात नहीं, तो भी एक बात ही है ना। साइंस की हो समझते हो इतनी बात। चलिए वर्ग किलोमीटर, आई बात समझ में। कैसा भी लिखा सकता है, वहां पर ऐसे घबराना नहीं है कि सर वर्ग नहीं लगा हुआ तो कैसे हो सकता, वो वाला ऐसा लगा के दे दे तो ये भी अपने आप में एक इकाई है भी, है ना, याद करना। चलिए क्षेत्रफल इतना था। पहले कितने जिले थे, 26, तब भी क्षेत्रफल इतना ही था। फिर जिले कितने हुए, 33, फिर भी क्षेत्रफल इतना ही था। और वर्तमान में कितने जिले हैं, 41 हैं, जो कि हमारा फेवरेट प्रश्न है, कौन सा, 41। और वर्तमान में भी क्षेत्रफल कितना ही है, 3,42,239 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। आई बात समझ में। तो घबराने का नहीं है। 26 जिले थे तब भी क्षेत्रफल इतना, 33 बने तब भी इतना, 41 बने तब भी इतना। हो सकता है कि और भी आगे सरकार आए, कोई और भी तोड़े मरोड़े, तो भी क्षेत्रफल कितना रहेगा, इतना ही। यदि कोई बाहर से कोई क्षेत्र ऐड नहीं करता तो, है ना। और ऐसा राज्य के पास कोई अधिकार भी नहीं है, ये अधिकार किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। ऐसा कोई अपने नहीं कर सकता, है ना। चलिए फॉरेन कंट्री में ऐसा चलता है, अपने नहीं चलता यहाँ पर, है ना। चलिए ये था हमारे पास 7वां चरण में। कौन सा चरण था अभी, 7वां चरण, है ना। अब 7वें चरण में बहुत सारे काम हुए, उसको भी याद कर लेना। कौन कौन से, 7वें चरण में राज्य में जोड़े गए स्थान कौन कौन सा। एक तो जोड़ा गया था अजमेर, मेरवाड़ा जोड़ा गया। एक कौन सा जोड़ा गया, सुनील टप्पा जोड़ा गया, जो कि कहां से जोड़ा गया, मध्य प्रदेश से ले लिया गया सुनील टप्पा को। एक क्षेत्र और था कौन सा, आबू देलवाड़ा, कहां से, गुजरात रियासत से जोड़ दिया गया। तब रियासतें चलती थी पूरे देश के अंदर, तब आबू देलवाड़ा को जोड़ा गया 7वें चरण में, सुमेल टप्पा को मध्य प्रदेश से, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र ले लिया गया। आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राज्य के रूप में मिलाने का श्रेय किसको जाता है भाई, गोकुल भाई भट्ट को जाता है। लेकिन ध्यान करें ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र की बात हो रही है, लेकिन वास्तव में ध्यान करना है कि इस एकीकरण को लेकर यदि बढ़िया वाला प्रयास किया तो वो किन्होंने किया था,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, है ना। तो उनके प्रयास को तो याद ही रखना भी, प्रयास किसने किया था याद करना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, अच्छे से याद करना है। प्रयास किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको वर्तमान में किस रूप से जाना जाता है भाई, लोहा पुरुष के नाम से जाना भी जाता है, आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखना। अच्छा, इस गोकुल भाई भट्ट को और किस नाम से जाना जाता है भाई, राजस्थान के गांधी के नाम से। हालांकि आप बहुत सारे गांधी पढ़ते हो, बहुत सारे पढ़ते हो ना, हाँ वो सभी याद करने हैं, लेकिन हमारे बस इतना याद करना है, गोकुल भाई भट्ट को किसके नाम से, राजस्थान के गांधी के नाम से। आबू देलवाड़ा को राज्य के रूप में मिलाने की सिफारिश किसने की थी, फैजल अली आयोग में। इस आयोग को अच्छे से क्या करना है, याद करना है, क्योंकि अभी तक हम जो सिफारिशें पढ़ रहे थे ना, अभी तक जो हम सुझाव पढ़ रहे थे ना, वो किस समिति के पढ़ रहे थे, पी सत्यनारायण राव समिति के। अब हमारे पास कोई पहला आयोग ऐसा है जिसने कोई सिफारिश की है और माना भी, उसकी बात भी मानी गई। कौन सा, फैजल अली आयोग में, है ना, ध्यान करना है किसकी सिफारिश पर, फैजल अली। अच्छा, श्रेय जाता किसको, आबू देलवाड़ा का, गोकुल भाई भट्ट को जाता है ना, जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, गांधी भी कहा जाता है। प्रयास किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इन 3 क्षेत्रों को अच्छे से क्या करना है, याद करना है, इन 3 क्षेत्रों को क्या करना है, याद करना है ना। एक प्रश्न और बनता है अभी, एक प्रश्न और है हमारे पास, लास्ट में लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। 7वें चरण में राज्य से हटाया गया स्थान कौन सा था, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मिलाने वाले तो सारे याद कर लिए, कौन कौन सा मिलाया, हमारे से कौन सा गया क्षेत्र है राजस्थान से, है ना, वो कौन सा था, सिरोंज। और वो वास्तव में कहां से निकाला गया था, झालावाड़ से, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र से एक क्षेत्र को बाहर निकाला गया, कौन सा, सिरोंज। क्या निकाला गया, सिरोंज। आप तो बस ऐसे याद करो ना, कभी भी ब्लड सैंपल देने जाते हैं तो वो डॉक्टर क्या लेके आता है, सुई लेके आता है, सुई से क्या ले जाता है, ब्लड ले जाता है, बस वही तो काम है। सिरोंज में क्या याद करोगे, झालावाड़ से कौन, सिरोंज क्षेत्र क्या कर गया, बाहर निकल गया, याद कर लिया करो, थोड़ा सा जोड़ लिया करो। अच्छा, कहां पर जोड़ दिया गया, मध्य प्रदेश में जोड़ दिया, एमपी में जोड़ दिया गया, मध्य प्रदेश में जोड़ दिया। अच्छा, सिरोही का राजस्थान में विलय कितने चरणों में हुआ, 2 चरणों में हुआ। कौन कौन से चरण में हुआ, शाबाश। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए, एक तो 7वें हुआ, शाबाश। 7वें में कौन सा क्षेत्र जोड़ा था अभी, आबू देलवाड़ा जोड़ा था। एक था हमारे पास कौन सा, 6वां क्षेत्र था अभी, कौन सा, 6वां। हमारे पास देखो हमने 2 पढ़े थे, एक तो पढ़ा था हमने 6वां चरण भी पढ़ा था, और एक हमने कौन सा पढ़ा भाई, 7वां चरण भी पढ़ा था। 6वें चरण के अंदर ही सिरोही को जोड़ लिया गया था एकीकरण के दौरान, लेकिन सिर्फ अंतर इतना था कि आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सारे सिरोही को किस चरण में जोड़ दिया गया, सिरोही को 6वें चरण में जोड़ दिया। किसको छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र बचा था वो किस चरण में जोड़ा गया, सिरोही। तो आप यहां पर लिखना पसंद करेंगे और लिखेंगे भी, लिखेंगे आबू देलवाड़ा को छोड़कर, ब्रैकेट यहां पर लिख लेना, कौन सा, सिरोही, लेकिन करेंगे क्या, आबू देलवाड़ा को छोड़कर। ये प्रश्न आता है अभी, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, है ना। इस प्रकार से आपके पास सीट होगी, आपको कतई दिक्कत नहीं आएगी। जो पॉइंट लिखे जाएंगे ना, जो पॉइंट हमारे काम के, वो साथ के साथ सिर्फ एक ही कॉपी में करते जाना है और बढ़िया आराम से याद करना है, बार बार इसी को घोटना और कुछ नहीं घोटना, है ना। बचा हुआ ये आबू देलवाड़ा था, वो किस में जोड़ दिया गया, 7वें चरण में जोड़ दिया गया, है ना, आबू देलवाड़ा को। ये लो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं भाई, आबू देलवाड़ा को जोड़ दिया गया, है ना, बस इतना याद करना। अब आपसे पूछ लिया जाए कि एकीकरण के दौरान यदि किसी क्षेत्र को हमारे राजस्थान से बाहर निकाला तो वो क्षेत्र कौन सा है, सिरोंज है। कहां से, झालावाड़ से। किसको दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। ये पॉइंट अच्छे से क्या करने हैं, याद करने। अभी तक हम वर्तमान में स्वरूप तक पहुंचे नहीं है, अभी तक तो हम राजस्थान की सिर्फ बाउंड्री क्लियर कर पाए हैं, राजस्थान तक तो अभी हमने पहुंचना है। फिर बात करेंगे कि वास्तव में वर्तमान में क्या क्या है राजस्थान में, फिर उसकी चर्चा हम करेंगे, है ना। उपरोक्त इकाइयों को एकीकरण के दौरान फिर उपरोक्त इकाइयों को सबको जोड़कर प्रशासनिक दृष्टि से कितने संभागों में बांट दिया गया था, 5 संभागों में बांट दिया गया था। और कितने जिलों में, 26 जिलों में। बताइए 26वां जिला कौन सा था, अजमेर था। बताइए कब बना, 1 नवंबर 1956 को बना था, 1 नवंबर 1956 को। बताइए राजस्थान का राज्य के रूप में नींव कब पड़ी, 30 मार्च 1949 को। बताइए राज्य अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया, 1 नवंबर 1956 को। बताइए राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च। बताइए राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं। अब ये भी बता दीजिए राजस्थान में वर्तमान में जिले कितने, 41। वर्तमान में संभाग कितने। बस ये प्रश्न अच्छे से क्या हो गया, याद हो गया, है ना। इसको बोलने का नहीं,
चलिए आ जाइए वापिस। राजस्थान के एकीकरण के समय जिले कितने थे भाई? 26 थे। और एकीकरण के अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को कितने जिले थे? 26 जिले थे। ये मैंने बार बार याद लिखा है क्योंकि वहां पर एकीकरण के जिलों से संबंधित प्रश्न आने की संभावना ज्यादा हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में किसको लेकर कहानी चल रही है? जिलों को लेकर कहानी चल रही है। हो सकता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के ना पूछकर थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाए, वहां से पूछ ले प्रश्न। तो इसलिए जिलों के मामले में सारी चीजें क्या रखनी है? याद करनी है। कौन सा जिला? 26वां जिला। कौन सा? अजमेर। 1 नवंबर 1956। और राजस्थान का स्थापना दिवस भी कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 1956। यहाँ पर ऐड कर लेना भी आप लोग, है ना। यहाँ पर क्या कर लेना आप, इसमें 7वें चरण में क्या करोगे? हाँ, इस 7वें चरण में यहाँ पर क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे, है ना। यहाँ पर क्या लिख लोगे? राजस्थान स्थापना दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस एक साथ ही लिख लेना ताकि हमारे साथ याद हो जाए। कौन सा नवंबर है? 1 नवंबर, है ना। और वास्तव में 1 नंबर काम था जो 1 नवंबर को हुआ, जो कि स्थापना दिवस के रूप में हमें मनाते हैं। किसको? राजस्थान को, है ना। वर्तमान में तो अपने पास टाइम का है किताबों के अलावा, है ना। हाँ, चलिए भी ये था हमारे पास 26 जिले थे। प्रश्न वही है, बताइए राजस्थान के एकीकरण के दौरान बनने वाला लास्ट जिला कौन सा था? अजमेर था, है ना। और नंबरिंग का कौन सा था? 26वां था। अच्छा, उसके बाद में हमारे पास वर्तमान में कितने जिले हैं भी? अब 41 जिले। तो देखिए इस 26 के बाद में बहुत सारे जिले ऐड हुए जो कि वर्तमान में कितने हो गए? 41 हो गए। हम इसको कितने चरणों में पढ़ेंगे? 2 चरणों में पढ़ें। 7 चरण तो हम पहले पढ़ चुके, 2 अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। हालांकि ऐसा है नहीं, 2 क्या कर लेंगे? अपनी तरफ से ऐड कर लेंगे। अब ये 2 हैं कौन कौन से, है ना। एक तो याद करना है कौन सा? हनुमान जी का मंत्र याद करना है। कौन सा? दो भादो राज हनुमान करे सो प्रताप। और जो हनुमान जी करते हैं वो तो फिर होके रहता भाई, ऐसी तो है नहीं भी नहीं होगा, है ना। इस ट्रिक को याद करना है कि आगे कौन कौन से जिले कब कब जोड़े गए, इसको अच्छे से याद करने का तरीका यही है। जिले कितने थे पहले? 26। और 26वां बताओ कौन सा था? अजमेर था। क्या था? अजमेर था। कौन सा था भाई? अजमेर था, है ना। अच्छे से क्या करना है? याद करना है। 26वां जिला याद रह जाएगा, बोलोगे तो नहीं, बात पहले पड़ गई क्या? चलिए, दो भादो राज हनुमान करे सो प्रताप, इतना ही याद करना है। कौन सा? 2 भादो राज, तो क्या याद करना? राज हनुमान करे सो प्रताप। सो साइलेंट है, सोया हुआ है, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, 2 से याद करना है। कौन सा? धौलपुर। कौन सा जिला? 26 के बाद में क्या संख्या आती है? 27वां। फिर इसके बाद में 2 भादो राज, 12 दोसा और राजसमंद, ये तीनों याद करने हैं। ये कौन सा भाई? 28वां। ये कौन सा? 29वां। और ये कौन सा? 30वां जिला। कौन सा जिला? 30वां, है ना। ये प्रश्न आया हुआ है हनुमानगढ़ कौन सा है जिला? 31वां जिला है। कौन सा? 31वां जिला है। पूछा जाता है कि हनुमानगढ़ जो वर्तमान में जो जिला है वो वास्तव में जब बनाया गया तो कौन सी नंबरिंग का जिला बनाया गया था? तो 31वां। इसको पूछ लिया गया तो जाहिर सी बात है बाकियों को भी पूछ सकता है एग्जामिनर, है ना। हमारी परीक्षा का लेवल इतना नहीं है कि पूछे, वर्तमान में पूछेगा जिले कितने हैं और कितने हट गए, कितने जोड़ दिए गए। करौली याद करना है। करे से क्या करेंगे? करौली। और प्रताप से क्या याद करेंगे? प्रतापगढ़। तो ये कौन सा जिला भाई? 32वां जिला। और ये कौन सा? 33वां जिला, है ना। महारानी साहब की देन है। कौन सा? प्रतापगढ़ जिला। ऐसे क्या करना है भाई? याद करना। ये इतने जिले थे। अब प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि एकीकरण के बाद बनने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो एकीकरण के बाद, एकीकरण तो कब हो गया था? जब 26 बन गए थे। एकीकरण के बाद पहला बनने वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, है ना। तो अच्छे से क्या करना है? याद करना है। किसको? धौलपुर को। क्या याद करना है? धौलपुर को अच्छे से याद करना है। 15 अप्रैल 1900 क्या याद करना है? 82 याद करना है। क्या याद करना है? 82 याद करना। 15 अप्रैल 1982। ये जो तीनों के तीनों जिले हैं ये भी अप्रैल का ही काम है, लेकिन तारीख याद करनी कितनी? 10 अप्रैल। लेकिन अब की बार सन चेंज है, कितना? 1991। सन को याद करने का एक तरीका ही होता है, रटना नहीं होता। आप रटे हुए सन को भूल सकते हो यदि आपका रटाफिकेशन बीच में डाउन हो गया तो, लेकिन तरीके से याद करोगे तो हो जाएगा। कौन सी अप्रैल? अरे कौन सी अप्रैल? 15 अप्रैल। कौन सी अप्रैल? 15 अप्रैल। कौन सी 82?
1982। ये तीनों जिले एक साथ बना दिए गए थे, कौन सा भाई, 10 अप्रैल, लेकिन कितना, 1951। अब बात आती है अप्रैल के बाद मई आती है, मई के बाद जून आता है, लेकिन जून के बाद एक महीना और आता है, कौन सा, जुलाई का। बस कहानी वहीं से चलती है। कितना जुलाई भाई, 12 जुलाई और 19 जुलाई की बात करते हैं, कौन सी, 12 जुलाई, लेकिन अब की बार 1994। अच्छा, फिर कौन सी जुलाई, 19 जुलाई, लेकिन कौन सा, 97 याद करना है। क्या याद करना है, 97। और प्रतापगढ़ को तो सब जानते हैं, कब, 26 जनवरी 2008। ये तो अभी भी बना है ना, 2008 वाला तो सबको याद होगा। तब तो मुझे लगता है कि सभी आगे थे अपने, है ना। हो सकता है कि इससे पहले वाला कोई गड़बड़ हो। ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ है। वो अलग बात है, हमें पता नहीं था कि हमारे भी एक नया जिला बन गया, है ना। स्कूल टाइम में ऐसा पढ़ाया जाता था भाई, है ना। कई कई गुरुजी थे बहुत पुराना, ध्यान मन ध्यान बोले। चलिए भाई, कितने जिले याद करने हैं भाई, 26 तो बहुत है। 27वां जिला कौन सा, धौलपुर। 2 भादो राज हनुमान करे सो प्रताप से याद करना है, कौन सा, धौलपुर। कौन सा, 12 दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। कितने जिले बनेंगे, 33 जिले बनेंगे। देखो इसको याद करना पड़ेगा भाई, इसके पास और कोई फैक्ट रूप में इसका कोई इलाज नहीं है। जो बना है, जिसका जो नाम है, वो हमें याद करना ही पड़ेगा, है ना। इस जिलों में इतना याद करना है, कौन सा, 2 भादो राज हनुमान करे सो प्रताप। अब साथ के साथ दोहराएंगे, शाबाश। 2 भादो राज हनुमान करे सो प्रताप। 2 भादो राज हनुमान करे सो प्रताप। याद हो जाएगा तो क्या याद हुआ, 2 भादो राज हनुमान करे सो प्रताप। तो कहां से जिले, 27 से लेकर कितने जिले, 33 जिले क्या हुए, याद हुए। अब बार बार इसको दोहराना, चाहे घर वाले आपको घोषित कर दें, पर फिर भी दोहराना रहना। अब घोषित क्या कर दें, वो अपने आप कर देंगे, है ना। कि ये आजकल अपने आप बड़बड़ा रहा है या अपने आप बड़बड़ा रही है ना, पता नहीं क्या। अक्सर आजकल फ़ोन में देखकर अपने खुद ही मुस्कुरा रहे होते हैं ना। हाँ, ज़्यादातर इधर वालों के साथ प्रॉब्लम होती है ना। अक्सर यदि घर वालों के सामने यदि हम फ़ोन को लेकर मुस्कुरा दें तो लेने के, हाँ, क्या बेटू मुस्कुरावे क्यों नहीं हो, हैं। हाँ, फिर प्रश्नों की बौछार आती है भाई, याद करेंगे ना। चलिए, कौन सा जिला भाई, धौलपुर। कब बना, 15 अप्रैल 1982। अब कईयों को लेट समझ में आता है ना, तो वो थोड़ा ध्यान रहे, सचेत रहेंगे। मुख्यमंत्री याद नहीं करना थे, राज्यपाल याद नहीं करना हमारे काम का नहीं। याद करना चाहो तो सिर्फ ओनली फॉर किसको याद कर सकते हो, मुख्यमंत्री। लेकिन हमारे कोई राज व्यवस्था है नहीं, इसलिए यहां से प्रश्न पूछने की कोई गुंजाइश नहीं बनती। याद करो तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा, मुख्यमंत्री। कौन सा चरण, शिव चरण महतो। 12 दौसा और राजसमंद बना तो कौन से शेखावत, भैरव सिंह शेखावत। और भैरव सिंह शेखावत थे ना, ये अच्छे से याद करना, ये किसका, भैरव सिंह शेखावत सबसे लंबा कार्य इसी का, नहीं तो उसके मामले में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्यकाल है किसका, मुख्यमंत्री का, मोहनलाल सुखाड़िया है ना। जादूगर जी का जादू चला नहीं, यदि जादू चल जाता ना तो 1 नंबर पे भाई साहब ही होते। हाँ, उसके बाद में अरे ये मोहनलाल सुखाड़िया से अच्छी छलांग लगा सकता था, लेकिन जादू चला नहीं। जादू सिर्फ इतना ही चला था, कौन सा, 33 प्लस 19 बराबर कितना, 50। बनता कितना, 52, लेकिन हुआ कितना, 50। बस इतना जादू चला था। इस जादू को भी क्या कर दिया गया था, काट दिया गया। चलिए भाई, यहां तक हम पढ़ चुके भाई, कौन से, इतने जिले हम पढ़ चुके। और वर्तमान में जो जिले हमारे पास बने हैं ना, उसकी बात हम क्या कर लेंगे, कल की क्लास में कर लेंगे। ठीक है भाई, आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं।